गुड इवनिंग एवरीवन। बेटे एक बार साउंड और वीडियो चेक करें। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बेटे साउंड और वीडियो चेक करें। क्या हाल चाल है सभी के? सर हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम घर से कसम खा के आए हैं। ना तो हम हाँ बोलेंगे ना तो ना बोलेंगे। सर आप कुछ भी पूछते रह जाओ, ठीक है ना। हम अपने मोबाइल में ही पूरी माइंड्स खोदेंगे और उसमें से सोना निकालेंगे। वी आर सपोज टू डिग आउट ऑल द मोबाइल्स। आगे चले। फरीहा इरफान शेख, वेरी गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? डी के, यस सर, ओके। चलो आगे चलूं फिर मैं। आज बेटे नया टॉपिक, मतलब पहला ही टॉपिक नया, क्या पहले ही टॉपिक शुरू करना था आज? शुरू करें। चलो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐसा जिससे अक्सर तुम्हारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखे भी जाते हैं, तो वो है बेटे अकाउंटिंग साइकिल। पढ़ाना शुरू करूं? आप मान सकते हैं बेटे ये है आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 कौन सा था? कल मैंने आपको नाम भी बताया था कि नहीं? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा कुछ था ना? अरे बोलो ना। हाँ, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, 30% वेटेज है इसकी। कल हमारी बात हुई थी इससे रिलेटेड। तो बस उसी के अंदर, मतलब कि उसके अंदर आप देखेंगे कम से कम 15-16 छोटे टॉपिक्स हैं। और 15-16 छोटे टॉपिक को मिला के उन्होंने एक चैप्टर बना दिया। उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है, सरकना पड़ेगा, क्या दिक्कत आएगी यार? ये प्रॉब्लम मेरे लेक्चर में आती है कि सबके लेक्चर में आती है? आप ही के लेक्चर में आती है? किस्मत ही खराब है सर आपकी। और बोल लो ऐसा लगे यहाँ तो कि सर फूटी किस्मत लेके आया तुम अपनी, कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। और क्या है? कैमरा, ठीक है, डन। हाँ लो बेटे शुरू करें फिर। तो इसके अंदर जो छोटे 12-15 टॉपिक्स हैं, उनके अंदर पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका अकाउंटिंग साइकिल, ठीक। अब नाम से समझ में आ रहा है बेटे, हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर पहला टॉपिक तुम्हारा आने वाला है अकाउंटिंग साइकिल। अगर आप लोग लिखना चाहें तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं बेटे, अकाउंटिंग साइकिल। हालांकि ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से हर कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। अगर आप कॉमर्स का बिल्कुल बेसिक बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं कि सर इसके बाद में फ्यूचर में कभी हमको कोई दिक्कत ही ना हो, तो इसके लिए ये जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, खासकर सीएमए का जो फर्स्ट चैप्टर है, और सीएमए का जो फर्स्ट चैप्टर है बड़ा लॉजिकली डिजाइंड है। मतलब आज अगर मैं सीए वालों को पढ़ाता हूँ या सीएस वालों को पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले उनको फिर भी वाला टॉपिक पढ़ाता हूँ, भले ही वो सीएमए के चैप्टर से निकाला हो, भले ही वो सीएमए के बुकलेट से या उससे निकाला हो, लेकिन पढ़ाता मैं सबको, क्योंकि इससे बेसिक बड़े तगड़े क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए बेसिक को क्लियर करने के लिए वाला टॉपिक सबसे बढ़िया है, ठीक। अकाउंटिंग साइकिल की मैं अगर बात करूं तो अकाउंटिंग साइकिल में कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है बेटे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन से। कहां से शुरू होती है? आइडेंटिफिकेशन। अब सर आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो आइडेंटिफिकेशन को दो अलग अलग तरीके से देखा जाता है। आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो यहां पे दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो यहां पर ये देखना होता है कि भाई आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। रीजन ये होता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी फाइनेंशियल नेचर की होगी उसे तो हम अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ये बात तो श्योर है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं अगर वो फाइनेंशियल नेचर की ना हो तो उसे हम अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन में साइमल्टेनियसली दो काम किए जाते हैं। एक काम नहीं होता आइडेंटिफिकेशन के अंदर, दो चीजें आती है। एक तो आती है, सबसे पहले हमको चेक करना है बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं वो ट्रांजैक्शन या इवेंट्स फाइनेंशियल नेचर के हैं या नहीं है। तो इस फर्स्ट स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन, ठीक। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो यहां पर आपको जो काम करना पड़ता है वो काम करना पड़ता है कि भाई आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं या जो आपके इवेंट्स हैं। अब सर ये ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या होते हैं ये भी समझाओ। तो अगर मैं ट्रांजैक्शन और इवेंट की बात करूं तो हर एक बिजनेसमैन डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। जितनी भी एक्टिविटीज एक बिजनेसमैन परफॉर्म करता है उन सारी एक्टिविटीज को या तो हम ट्रांजैक्शन कहते हैं या तो हम इवेंट कहते हैं। अब पता कैसे करें कौन सी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन और कौन सी एक्टिविटी इवेंट है? पता तो चलना चाहिए ना कम से कम, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज एंड द इवेंट? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अभी मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं क्योंकि पहले मुझे अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट करना है। तो अगर मैं ट्रांजैक्शन और इवेंट की बात करूं तो बहुत सिंपल सा तरीका है, सोच के देखो।
अगर एक बिजनेसमैन किसी के साथ में या कोई भी एक बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल उसने गुड्स परचेस किया, ठीक है ना, परचेस ऑफ गुड्स, तो गुड्स परचेस करते समय क्या उसको कोई एसेट मिली, हां या ना? कौन सी एसेट मिली? गुड्स, स्टॉक मिला कि नहीं मिला? सोच के देखो ना बेटे, आप बिजनेसमैन है, आपका एक बड़ी सी शॉपिंग मॉल है या आपका एक मॉल है, बड़ी सी दुकान है, बड़ा सा शोरूम है, वहां पर आप सामान बेचते हैं, तो बेचने के लिए सामान खरीदना तो पड़ेगा आपको। आपने सामान खरीदा, कैश में सामान खरीदा, तो क्या आपको किसी तरह की कोई एसेट, कोई चीज मिली आपको? कौन सी चीज मिली? गुड्स मिला। गुड्स को हम लोग नॉर्मली क्या कह देते हैं? स्टॉक मिला या इन्वेंट्री, ठीक है ना। तो आपको क्या मिला? स्टॉक मिला। और कैश में परचेस किया तो आपने दिया भी क्या होगा? यहां पर स्टॉक दिया होगा, कैश दिया होगा सामने वाले को। तो आपने यहां पर एक बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करी है जिसमें आपने गुड्स परचेस किया है, और जैसे ही आपने गुड्स परचेस किया, गुड्स नाम की एक एसेट आपको मिल जाती है और कैश आपको किसी और को देना पड़ता है। इतना ठीक? ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस, गुड्स परचेस करने के बाद हर एक बिजनेसमैन कोशिश ये करेगा कि मैं इन सामान को बेच दूं। बेचने जाएगा वो, उसने अपना गुड्स मान लो किसी कस्टमर को कैश में बेच दिया। अब क्या हुआ होगा? कैश रिसीव हुआ होगा। बताओ ना बेटे, क्या हुआ होगा? यहां पर आपने गुड्स किसी को बेचा, तो आपने अपना गुड्स सामने वाले को दे दिया होगा और उससे क्या ले लिया होगा? कैश ले लिया होगा। इतना ठीक है? अब अगर मान लो आपने अपने बिजनेस के लिए कोई मशीन परचेस करी, लेकिन क्रेडिट में परचेस करी, उधारी में खरीदी आपने एक मशीन, ठीक? अब क्या हुआ? हमने अगर क्रेडिट में मशीन परचेस करी होगी तो मशीन तो आपको मिल गई, इससे आपकी एसेट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। लेकिन इसके बदले में आपने अभी तक कोई कैश दिया, आपने कोई पेमेंट किया अभी तक? नहीं। तो पहले केस में आपको एसेट मिली भी थी और आपने एसेट दी भी थी परचेस करते समय, याद करो। दूसरे केस में आपको एसेट मिली भी थी और आपने एसेट दी भी थी सेल्स के समय। लेकिन तीसरे केस में आपको सिर्फ एसेट मिली है, आपने अभी तक किसी को कोई एसेट दी नहीं है। इतना ठीक है? फिर जिससे आपने क्रेडिट में मशीन परचेस करी थी, 2 महीने बाद वेंडर आपके पास आता है और आपसे अपने पैसे मांगता है, और आप वेंडर को पेमेंट भी कर देते हैं। अभी आपको कोई एसेट मिली है क्या? आपने अगर मशीन के वेंडर को पेमेंट किया है तो आपको क्या कोई एसेट मिली है? यस और नो? नहीं मिली अभी तक। लेकिन क्या कोई एसेट आपको देनी पड़ी है? कौन सी एसेट दी है आपने? क्या कोई एसेट आपने वेंडर को? बेटे जब तक जवाब नहीं दोगे ना, मैं भी बिल्कुल मट्टर बन के सवाल पूछता रहूंगा। हमारे 2 महीने बाद मशीन जिससे हमने उधारी में खरीदी थी, वो वेंडर हमारे पास आया, उसने अपने पैसे मांगे, हमने उसको उसके पैसे दिए। मेरा पहला सवाल, क्या आपको कोई एसेट मिली है? नहीं मिली। क्या आपने कोई एसेट दी है? दी है। कौन सी एसेट दी है? कैश की एसेट दी है। ठीक है ना? समझ में आई बात? तो पहले 2 ट्रांजैक्शन में आपको एसेट मिल भी रही थी और आप एसेट दे भी रहे थे। थर्ड ट्रांजैक्शन में आपने सिर्फ एसेट ली, उसके बदले में दिया कुछ नहीं। फोर्थ ट्रांजैक्शन में आपने एसेट दी लेकिन उसके बदले में लिया कुछ नहीं। इतना ठीक? तो जब भी मैं बोलूंगा बेटे एसेट, एसेट का जो टेक्निकल नाम है, एसेट, एसेट को टेक्निकली कहा जाता है, टेक्निकली कह लो या थ्योरेटिकली कह लो, इसको कहा जाता है इकोनॉमिक रिसोर्सेस। क्या कहते हैं हम लोग? इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इतना याद रहेगा बेटे। ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो हम लोग जब भी कहते हैं ना बेटे एसेट्स, तो एसेट का दूसरा नाम क्या है बेटे? यहां पर इकोनॉमिक रिसोर्सेस। डीके यस सर, गायत्री यस सर, हाय सर, हाय साक्षी बेटे क्या हाल है? जैनी हेलो सर, श्रुति गुड आफ्टरनून, कैश कैश 1409, उदित, श्रुति, उदित, ओके। आगे चलूं मैं? तो इन चारों ट्रांजैक्शन में सिमिलरिटी ये है, इन चारों बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर सिमिलरिटी ये है कि या तो कोई आपको एसेट मिल रही थी, इसको हम लोग कहते हैं इनफ्लो ऑफ एसेट, और एसेट का दूसरा नाम क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेस। याद है बेटे? देखो बोलोगे नहीं ना तो वोकैबुलरी नहीं सीख सकते कभी, ठीक है? और ये वोकैबुलरी अगर नहीं सीखी तो सीएमए फाउंडेशन का पेपर जितना इजी है उतना टफ भी है फिर वो, क्योंकि क्वेश्चन आपको इतना बुरी तरह से फंसाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बोलना तो तुम्हारी मजबूरी है बॉस, ठीक है ना? तो पहले दोनों ट्रांजैक्शन में आपको एसेट मिल भी रही थी और आप एसेट दे भी रहे थे। तीसरे ट्रांजैक्शन में सिर्फ एसेट मिली, चौथे ट्रांजैक्शन में सिर्फ एसेट आपने दी है। इतना ठीक है? तो यहां पर जब भी आपको एसेट मिलती है, इसको हम लोग कहते हैं इनफ्लो ऑफ
ऑफ एसेट, और एसेट का दूसरा नाम क्या? इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इतना ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन में आपने सिर्फ एसेट दी थी, तो इसको क्या बोलोगे? आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। समझ में आई बात? और शुरू के दो ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था? इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी था, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी था। इतना ठीक है। तो जब भी कभी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म हो जिसमें इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी है, या तो सिर्फ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो या तो सिर्फ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, ऐसी बिजनेस एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। इतना ठीक है। सर हमने भी एक बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करी, लेकिन ना तो कोई इनफ्लो ना तो कोई आउटफ्लो। डेप्रिसिएशन चार्ज किया अकाउंट की बुक में कभी? अरे डेप्रिसिएशन लगाया अपन ने। अच्छा चलो डेप्रिसिएशन छोड़ो। आपका बिजनेस है, आप अपने सामान को बेचने के लिए गोडाउन तो मेंटेन करते होंगे, वेयर हाउस। जितना आपके पास में सरप्लस स्टॉक है सारा आप स्टॉक कहां पे रखते होंगे? गोडाउन में रखते होंगे। ईयर एंड में क्या तुम्हारे अंदर यह इच्छा पैदा नहीं हो रही पता करने की कि मेरे गोडाउन में कितने रुपए का सामान रखा हुआ है? होती है कि नहीं होती है? यानी इसका मतलब आपके गोडाउन में कितने रुपए का सामान साल के आखिरी में है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू आप निकालोगे, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। क्या कह देते हैं हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक। दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इतना ठीक है। अब एक बात बताओ, तुमने अगर अपना सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया है तो क्या आपको कोई एसेट मिल गई? कोई एसेट आपने किसी को दे दी? नहीं। लेकिन फिर भी क्लोजिंग स्टॉक आपकी एक ऐसी कैलकुलेशन या वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपकी बिजनेस की एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको अगर परफॉर्म ना किया जाए तो कभी ना तो आप सही तरीके से प्रॉफिट निकाल पाएंगे और ना तो सही तरीके से आप बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? तो यहां पर तो ये बिजनेस एक्टिविटी आपने ही परफॉर्म करी, बट नाइदर देयर इज इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नॉर देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एक्टिविटी कौन सी थी? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक्टिविटी कौन सी थी? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसमें ना तो कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज की इनफ्लो थी ना तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की आउटफ्लो थी, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस का सही प्रॉफिट या सही लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये आपकी मजबूरी समझ लो कि आपको अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन तो करनी ही पड़ेगी। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करना या आपके गोडाउन में कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है ये कैलकुलेट करना इटसेल्फ इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन ये ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें ना तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की इनफ्लो है और ना तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की आउटफ्लो है। तो ऐसी बिजनेस एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं इवेंट्स। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? हाँ, तो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या? एनी बिजनेस एक्टिविटी इन विच अबे लिखना तुम लोग हे भगवान, तुम लोग इतनी कॉपी भर के क्या करोगे? मेरे को समझ में नहीं आता। लिखाऊंगा ना, अभी नोट्स वोट्स सब दूंगा ना, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है बेटे, याद रखिए प्रोफेशनल क्लासेस के अंदर अभी तक तो 11 12 में ठीक था, आपकी जो प्रैक्टिस है 11 12 के हिसाब से बिल्कुल अच्छी है, होना भी चाहिए थी। लेकिन प्रोफेशनल क्लासेस के अंदर क्या होता है बेटे, एक मजबूरी होती है। मजबूरी होती है कि एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन आपके साथ में सॉल्व नहीं करवाए जा सकते। अब सिलेबस बड़ा हो जाएगा आपका। चलो सीएमए फाउंडेशन में तो सिलेबस फिर भी छोटा है, सीएमए इंटर में जब जाओगे ना तो पहाड़ जैसा सिलेबस मिलेगा अकाउंट का। और वहां मजबूरी होती है कि आप एक चैप्टर के 7 8 या 9 क्वेश्चन से ज्यादा क्लास के अंदर डिस्कस कर ही नहीं सकते, नहीं तो आपका 3 साढ़े 3 महीने का जो लिमिटेड टाइम पीरियड है ना उसमें कभी कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा आपका। तो यहां पर इसलिए अब जब आप प्रोफेशनल स्टडीज में आ गए हैं तो ज्यादा फोकस आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होना चाहिए। ठीक, रही बात लिखने की, कॉपीज में लिखने की, छापने की, जो भी करना है, मतलब ये तो अपना बाद में भी किया जा सकता है। जहां पे जो चीज जरूरी लगेगी वैसे भी आपको लिखवाई दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां पर अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एनी बिजनेस एक्टिविटी इन विच आइदर देयर इज इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और बोथ, दोज एक्टिविटीज आर नोन एज व्हाट? ट्रांजैक्शंस।
but any of the business activity in which neither there is inflow of economic resources nor outflow of economic resources, that activity is known as what? Event. इतना ठीक है? ये तो हो गया पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में। और सर अगर और आसानी से पता करना हो कि ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच में क्या डिफरेंस है तो कैसे पता करें? बहुत सिंपल सा तरीका है। जब भी आप कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आप ये देखिए क्या कोई आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। पहले ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेस किया था हमने, यही था ना? आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट थी, किसकी थी? सप्लायर की। जिसने आपको गुड्स बेचा होगा उसको क्या बोलोगे? सप्लायर ही बोलोगे ना आप तो जब आपने गुड्स परचेस किया तो उसमें आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट थी या सर नो? बिल्कुल थी। जब आपने अपना गुड्स बेचा तो क्या उसमें आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट थी? बिल्कुल थी, आपने कस्टमर को गुड्स बेचा था। जब आपने मशीन खरीदी तो उसमें आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट थी? यस। जब बेटे वही आउटसाइडर जिससे आपने क्रेडिट में मशीन परचेस की थी, जब वो वेंडर आपसे पैसे मांगने आया और आपने उसको पेमेंट किया तो क्या उसमें आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट थी? यस। लेकिन जब आपने अपने गोडाउन में रखे हुए स्टॉक की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करी तो उसमें किसी आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट थी? नहीं। तो एक चीज अक्सर आपको देखने को मिलेगी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के बीच में, अगर आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें एक आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट है तो इसे क्या कहा जाएगा? ट्रांजैक्शन। लेकिन कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट ना हो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है? इवेंट। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस और सुनो, तीसरा डिफरेंस यहां पर ये है कि ट्रांजैक्शन जो होता है ना वो होती है प्रोसेस। अभी आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, 2 महीने तक आपकी क्लासेस चलेंगी, 2 महीने के अंदर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद चालू होगा तुम्हारा रिवीजन, टेस्ट पेपर, ये वो दंड फंद सब चालू रहेगा उसके बाद, ठीक? तो ऐसी कंडीशन में अब अभी से लेके नवंबर तक आप क्या करते रहेंगे? पढ़ते रहेंगे क्लास के अंदर। ये पूरी की पूरी प्रोसेस निपटानी है। दिसंबर में आप एग्जाम देंगे, जनवरी में आपका रिजल्ट आएगा, ऐसे ही होगा ना? हाँ, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या है आपके लिए? इवेंट। तो आप जो डेली क्लास आ रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, कॉपीज में नोट कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, टेस्ट पेपर दे रहे हैं, ये सब क्या है? आपकी ट्रांजैक्शन। तो जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है? ट्रांजैक्शन को। और उस प्रोसेस का जो आउटकम होता है, प्रोसेस का जो एंड रिजल्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इवेंट। अगर आपने कभी कॉमर्स पढ़ी होगी तो कॉमर्स में आपने कभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया? क्यों बनाते थे? हाँ सही है, बोलो ना। हाँ, क्यों बनाते थे? प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे होता था ना? तो आपको अपना बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो आपने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस का प्रॉफिट या बिजनेस का लॉस पता चल गया। लेकिन यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब तक नहीं बन सकता जब तक आप अकाउंटिंग के डिटेल्ड प्रोसीजर को फॉलो ना करो। क्योंकि अकाउंटिंग का डिटेल्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे, एंट्री नहीं करोगे तो लेजर पोस्टिंग नहीं होगी। लेजर पोस्टिंग नहीं करोगे तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। ट्रायल बैलेंस नहीं बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन सकता। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा तो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आपको पता नहीं चल सकता। तो एंट्री से लेके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने तक ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है आपके लिए? ट्रांजैक्शन। लेकिन इस ट्रांजैक्शन या प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट होता है वो क्या है? दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। और एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इवेंट। तो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ एन इवेंट, तो सीधे बोल देना असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज इवेंट। क्योंकि जब आपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया तो क्या आपको कोई एसेट मिल गई? बोलो ना। जब आपने आखिरी में ईयर एंड में आपने अपनी प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट किया तो क्या आपको किसी तरह की कोई एसेट मिली? नहीं मिली। क्या आपने किसी को अपनी एसेट दी? नहीं दी। क्या किसी आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट था? नहीं था। फिर भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना इट इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी। क्योंकि अगर आप ये परफॉर्म नहीं करो तो फिर बिजनेस करने का मतलब नहीं समझ में आता आपको। तो ये होता है ट्रांजैक्शन। हमेशा क्या होगी? एक पूरी की पूरी प्रोसेस को कहते हैं। गुड्स परचेस किया, बेचा, परचेस किया, बेचा, परचेस किया, बेचा, दैट इज ऑल द कंप्लीट प्रोसेस। और अल्टीमेटली इसी सेल परचेस के कारण ईयर एंड में जो प्रॉफिट निकाला उसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट। कहते थे ना ग्रॉस प्रॉफिट। सो द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट? इवेंट।
सो ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस बट द इवेंट इज एंड रिजल्ट। तो यहां पर जब मैं बात करता हूं आइडेंटिफिकेशन की, तो आइडेंटिफिकेशन के केस में आपको सबसे पहले यह काम करना पड़ता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी आपने परफॉर्म करी है वो बिजनेस एक्टिविटी आपकी अकाउंट के लिए ट्रांजैक्शन है या वो इवेंट है, पहले तो ये पता करना है। और साथ में यह भी पता करना है कि भैया ये फाइनेंशियल नेचर का है या नॉन फाइनेंशियल नेचर का है। इतना ठीक है? पक्का? ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गया। आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अगली स्टेप क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अगली स्टेप होती है इसके अंदर रिकॉर्डिंग। क्या होती है बेटे अगली स्टेप? रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? रिकॉर्डिंग का मतलब है जब भी आपकी किसी भी तरह की कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो, इस बिजनेस एक्टिविटी को अकाउंट्स की बुक में या कहीं, अकाउंट की बुक तो अलग बात है, किसी भी बुक में, किसी पेपर में, किसी लीफ में, कागज के टुकड़े में, डायरी में, कॉपी में, दीवार पे, जमीन पे, कहीं ना कहीं लिख के रख दो आप। तो जिस समय बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन को जब पहली बार आप अपनी अकाउंट की बुक में लिखते हैं, कहीं पर भी लिख रहे हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, whenever you are writing any business transaction first time in the books of account, it is known as what? Recording। इतना ठीक है? अब सर रिकॉर्डिंग हम करते कैसे हैं? तो अगर आपने कॉमर्स पढ़ी होगी तो सबसे पहला आप चैप्टर पढ़ा करते थे, कौन सा? जर्नल एंट्री पढ़ा करते थे आप। तो ये जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री ही किसका पार्ट बन जाती है? रिकॉर्डिंग का पार्ट बन जाती है। ठीक, अगर आप जर्नल एंट्री नहीं कर रहे तो किसी ना किसी सब्सिडरी बुक में आप अकाउंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हो सकता है आपने परचेज बुक मेंटेन करी हो, परचेज रिटर्न बुक मेंटेन करी हो, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कोई ना कोई तो सब्सिडरी बुक मेंटेन करी होगी आपने। तो अगर कोई सब्सिडरी बुक में आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो ये भी क्या कहलाएगी? रिकॉर्डिंग कहलाएगी। इतना ठीक है? अब जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शन होते गए वैसे वैसे आपने अपने ट्रांजैक्शन को अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते चले गए। अब आप जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा पूरा का पूरा एक मैसअप जैसा क्रिएटेड है वहां पर? पहला ट्रांजैक्शन आपने परचेस किया तो परचेस का रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद सेल्स हुई तो आपने सेल्स का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद में क्रेडिट सेल्स हुई तो क्रेडिट सेल्स का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, फिर परचेस किया तो अपन ने परचेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, मशीन परचेस करी तो मशीन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। तो होता यह है कि आपने एक रजिस्टर, जैसे आपके सामने रजिस्टर रखे हुए हैं, आपने एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया और उसी रजिस्टर में जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं आपने वैसे वैसे ट्रांजैक्शन को लिखना शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं लग रहा बेटे उसी रजिस्टर में सारे टाइप के ट्रांजैक्शन लिख डाले आपने? कैश के ट्रांजैक्शन उसी रजिस्टर में, क्रेडिट के ट्रांजैक्शन उसी रजिस्टर में लिखे हुए, परचेस के ट्रांजैक्शन सेम नोटबुक, सेल्स के ट्रांजैक्शन सेम रजिस्टर। अब ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ टोटल कैश के ट्रांजैक्शन कितने हुए, मुश्किल है बता पाना। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल परचेस के ट्रांजैक्शन कितने हुए, ये भी बड़ा मुश्किल है बता पाना। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जरूरत यह पड़ती है कि जो ट्रांजैक्शन आपने रफ बेसिस पर ही सही किसी ना किसी बुक में रिकॉर्ड किए हैं, अब उनको फेयर किया जाए। फेयर इस तरीके से किया जाए ताकि सारे ट्रांजैक्शन एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं। कभी आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत? स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत? एवरेज एवरेज निकालते थे ना अपन, ऐसा कुछ होता था? आपका साइंस था क्या? कॉमर्स था ना? हाँ, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत? अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ऐसा कुछ निकाला करते थे कि नहीं? हाँ, तो उसमें आप पढ़ा करते थे ग्रुपिंग, पढ़ते थे कभी ग्रुपिंग? हाँ, कभी आपने पढ़ा होगा ग्रुपिंग। हम क्या करते थे? ग्रुप बनाते थे, अलग अलग ग्रुप, ये इसका ग्रुप, ये इसका ग्रुप, ये इसका ग्रुप। हर एक ग्रुप एक दूसरे से क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, होना चाहिए। और उसके बाद हर एक ग्रुप के अंदर जो आइटम आप डालेंगे वो सिमिलर होना चाहिए। ऐसे कुछ होता था? जैसे कभी स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ऐसे कुछ पढ़ते थे कि नहीं? इसको कौन सी सीरीज बोलते थे? कंटिन्यूअस सीरीज या ग्रुप्ड सीरीज बोलते थे कि नहीं? अब बेटे 0 to 20 में तो उसी स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे जाएंगे जिसको 20 से कम नंबर मिले हो, ऐसे लिखोगे कि नहीं? लेकिन जिसको 20 से ज्यादा मिले होंगे या 40 से कम मिले होंगे उसको कहां डालोगे? सेकंड ग्रुप में डालोगे, ठीक है? जिसको 40 से ज्यादा मिले होंगे और 60 से कम मिले होंगे उसको कहां डालोगे? थर्ड ग्रुप में डालोगे। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं लग रहा बेटे आपने अपनी एक क्लासरूम में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके 3 अलग अलग ग्रुप बना दिए?
बना दिए ना। तब ऐसी कंडीशन में ये जो ग्रुपिंग वाली टेक्निक है इसी को हम अपने अकाउंटेंसी के अंदर कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन। तो अगला जो रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है वो क्या होती है यहाँ पर? क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के केस में हम करते कुछ नहीं है, जितनी भी अकाउंटिंग या जो भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स अभी तक हमने अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किए हैं उन सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को प्रॉपर तरीके से अलग अलग, जैसे होता है ना हमारे घर में, हमारा बेडरूम कुछ भी लाए बेडरूम होता है, जैसे मेरा बेडरूम पर्टिकुलरली कभी आपने देख लिया धोखे से तो बोलोगे सर क्या है ये, ठीक है, क्योंकि अपन अपने बेडरूम में पूरी अंगार मचाते हैं बॉस। गए तो जूते ऐसे उतार के फेंक दिए भाई, फिर वहीं बेडरूम में जाके बिस्तर पे आराम से गिर गए, लेटे लेटे मुझे उतारे फेंक दिए इधर कोने में, टी शर्ट यहाँ पड़ी है पड़ा बिल्कुल। लेकिन एक दिन तो ऐसा आता है जब पूरा बेडरूम जमाना पड़ता है आपको, सारे कपड़े उठाओ, सामान उठाओ, जिसकी जहां जगह है वहां वहां जाके उसको रखो, ऐसे ही करते ना। फिर एक दिन संडे के दिन तो बेटे पापा पक्का मम्मी से डांट सुननी है, क्या हाल बना रखा है अपने रूम का, और पापा अगर आ गए तब तो समझ लो लंका लग गई अपनी प्यार से, ठीक है। उस दिन तो झक मार के अपने को अपना बेडरूम जमाना पड़ेगा, ठीक। तो होता ये है कि जैसे बेटे हफ्ते भर तक क्योंकि हमारे पास में फुर्सत नहीं रहती तो हम जिस सामान को अपने बेडरूम में जहां जगह है वहां पे फेंकते जाते हैं, ठूसते जाते हैं अपन। तो वो काम अपन ने कहां कर दिया? रिकॉर्डिंग के समय ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड कर दिया, ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड कर दिया। अब तुम्हारा बेडरूम पूरी तरह से बिखर चुका है, मैसअप हो चुका है, अब इसको जमाने का समय है। तो बेटे जूतों को कहां रखा जाएगा? शू रैक में रखा जाएगा। कपड़ों को कहां रखा जाएगा? कबर्ड में रखा जाएगा। हमारे जो पढ़ने लिखने का सामान है उसको कहां रखा जाएगा? स्टडी टेबल, या स्टडी टेबल के साथ में अगर कोई कबर्ड होगा तो वहां रखा जाएगा। हर चीज के लिए अपनी अपनी जगह बनी है ना। तो वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं इन सब के लिए अलग अलग जगह बनानी पड़ती है, और अलग अलग जगह बना के वहां पर जितने टाइप के ट्रांजैक्शन है उनको वहां पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, ठीक। तो इसको कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग। आपके जितने सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, एक जैसे ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे सिमिलर नेचर के एक जैसे ट्रांजैक्शन एक जगह पर आ जाएं। लेकिन जो ट्रांजैक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है वो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप में जाके सेट हो जाए, इसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन। सर क्लासिफिकेशन किसके थ्रू होती है? तो क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग करते हैं क्या बेटे? लेजर पोस्टिंग। क्या करते हैं हम लोग? लेजर पोस्टिंग, ठीक है। याद करो बेटे, कभी तुमने लेजर पोस्टिंग करी थी? लेजर पोस्टिंग करते समय 12-15 टाइप के अकाउंट ओपन कर लेते थे आप। एक ही क्वेश्चन के अंदर कम से कम 8-10 अकाउंट तो ओपन कर ही लेते थे आप, करते थे कि नहीं? कैश के सारे ट्रांजैक्शन कहां मिलेंगे? कैश अकाउंट में। परचेस के सारे ट्रांजैक्शन कहां मिलेंगे? परचेस अकाउंट में। सेल्स के ट्रांजैक्शन कहां मिलेंगे? सेल्स अकाउंट में। मशीन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन कहां मिलेंगे? मशीन अकाउंट में। ऐसे ही होता था। तो ऐसी कंडीशन में हुआ ये कि अब आपने कैश के सारे ट्रांजैक्शन, क्योंकि सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन है, सारे के सारे ट्रांजैक्शन कौन से हैं? कैश के ट्रांजैक्शन है, तो आपने उनको उठा के कहां ट्रांसफर कर दिया? कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कहानी खत्म। समझ में आई बात? पक्का? डन? क्लियर है? चलूं आगे फिर? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपने कर दी लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग करके क्या हो गई? क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बनती है बेटे यहां पर, इसके बाद बनाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं हम लोग? ट्रायल बैलेंस। असल में इसके बाद की जो स्टेप है वो ये कहती है कि भाई जितना तुमने अकाउंटिंग अभी तक कर ली, एक बार उसकी क्यों ना समरी बना के देख ली जाए। आपको क्या करना है? अब ट्रांजैक्शन की समरी बनानी है। जैसे होता था ना बचपन में पढ़ते थे, 2 दिन क्लास के अंदर, हिंदी की क्लास के अंदर हमको एक स्टोरी सुनाई जाती थी। फिर डेफिनेट था कि जिस दिन मैडम ने स्टोरी वाला चैप्टर खत्म किया उस दिन मैडम एक होमवर्क तो पक्का देंगी, राइट द समरी ऑफ दिस स्टोरी, ठीक है। फिर हम सोचते थे समरी में क्या लिखें, ठीक। फिर समरी में ऐसा लगता था एक काम करो, ऊपर का पैराग्राफ लिख दो, नीचे का पैराग्राफ लिख दो, बाकी कहानी खत्म, ठीक। तो ऐसे करके अपन समरी ढूंढते थे, ठीक। तो यहां पर भी आपने जो अकाउंटिंग करी है, सोचो बेटे कितने सारी अकाउंटिंग कर ली आपने। एक दिन में एक बिजनेसमैन के अगर मान लो 20 ट्रांजैक्शंस भी हुए तो हफ्ते भर में कितने हो गए? एक दिन में एक बिजनेसमैन के 20 ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हफ्ते भर में कितने हो गए? 140 हो गए ना, 140। 10 दिन में कितने हो गए? 200 हो गए, ठीक है। 365 डेज में कितने हो जाएंगे? सर रहने दो, अब तो
समझ में आ गई बात? मतलब कहने का मतलब इतने ट्रांजैक्शन आपने अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड कर लिए हैं, अब कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगी इसके अंदर? आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ढूंढना है तो पहले तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा उस इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इतने सारे हैं कि क्या करें हम। कहां? तो गाड़ी से ले जा लो। अच्छा, तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इतने सारे हैं आपके पास, तो आपने का एक काम करेंगे, समरी बनाएंगे। अब समरी कैसे बनाई जाए? फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस के अंदर आपने एम्प्लॉय रख रखे हैं, एक एम्प्लॉय है आपका, एम्प्लॉय को हर मंथ सैलरी पे करते होंगे आप। जनवरी में सैलरी पे करी होगी, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, ऐसे करके साल भर में कितनी बार सैलरी पे करी होगी आपने? 12 बार तो सैलरी पे करी होगी ना आपने। और जितनी बार तुमने सैलरी पे करी उतनी बार ट्रांजैक्शन को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया, उतनी बार तुमने उसकी लेजर पोस्टिंग करी, यानी 12 बार तुमने इसको रिकॉर्ड किया, 12 टाइम्स इसकी क्या करी तुमने? लेजर पोस्टिंग करी। लेकिन बेटे अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे साल भर का आपके एम्प्लॉय की सैलरी थी 1000 रुपीज पर मंथ, तो हर महीने आप 1000 रुपए की सैलरी पे कर रहे थे एम्प्लॉय को, साल भर में आपने कितने रुपए की सैलरी पे कर दी? 12,000 रुपीज की सैलरी पे कर दी। तो अब अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि साल भर में मेरी सैलरी का खर्चा 12,000 रुपीज है, तो ऐसा नहीं लग रहा बेटे समरी बना दी आपने? जो एक जैसे 12 बार ट्रांजैक्शन हुए थे, एक जैसे जो 12 ट्रांजैक्शंस थे, उनको इकट्ठा मर्ज करके आपने सिंगल अमाउंट पे प्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या बन गई? आपकी समरी बन गई। और समरी बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? समराइजेशन। क्या कहते हैं हम लोग? समराइजेशन। और समराइजेशन का सबसे पहला काम होता है ट्रायल बैलेंस बनाना। कभी अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो याद करो एक बार के लिए, पहले आपने लेजर पोस्टिंग करी होगी, लेजर पोस्टिंग करने के बाद हर एक लेजर का आपने बैलेंस निकाला होगा, और बैलेंस निकालने के बाद उसके बेसिस पे आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। तो जैसे ही आपने बैलेंस निकाला, उस बैलेंस में क्या आपके सारे ट्रांजैक्शन ऑलरेडी इंक्लूड हो गए? हाँ या ना? हो गए सारे ट्रांजैक्शन इंक्लूड, और आपने सिंगल फिगर कहां पे दिखा दिया? आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा दिया। दैट इज नोन एज व्हाट? समराइजेशन। समराइजेशन की पहली स्टेप होती है ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस बनाने का एक और बड़ा रीजन भी है। बड़ा रीजन यहां पर यह है कि भाई आप ये भी देखना चाहते हैं, आप ये भी पता करना चाहते हैं कि कहीं हमसे अकाउंटिंग करते समय कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि हम ये मान लें कि हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो एकदम सही होगी, 100% करेक्ट होगी, तो ऐसा नहीं लग रहा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? गलती तो किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। इसलिए बीच बीच में क्रॉस चेक करके देखना जरूरी होता है कि भाई वाकई में हम अपनी अकाउंटिंग सही तरीके से कर रहे हैं या हमारी अकाउंट्स की बुक में कुछ गलतियां हो रही हैं। तो अगर गलतियां होगी तो नॉर्मली जो गलती होती है, एरर्स कहते हैं इसको हम लोग, नॉर्मली जो एरर होते हैं, अगर आपकी अकाउंट की बुक में एरर है तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। नॉर्मली टैली करने का मतलब, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि उसमें दो साइड बन जाते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। अगर आपकी अकाउंटिंग एकदम सही है तो डेबिट का टोटल किसके बराबर नहीं मिलेगा? आपको क्रेडिट के टोटल के बराबर मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अगर कोई गलती करी होगी तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। और ट्रायल बैलेंस का टैली ना होना, ट्रायल बैलेंस का बराबर ना होना, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपकी अकाउंट की बुक में कुछ ना कुछ एरर है। तो कई बार इस चीज को पता करने के लिए कि हमारी अकाउंटिंग सही है या गलत है, हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस। इतना ठीक है? और इसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर अब बेटे आगे जाके क्या बनना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है। लेकिन उसके पहले अब यहां पर बनाई जाएंगी कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या बनाई जाएगी? एडजस्टमेंट एंट्री। सर ये क्या होता है एडजस्टमेंट एंट्री? कुछ तो भी नया दिखाई। एडजस्टमेंट एंट्री कुछ नहीं होता है। कभी बेटे बचपन में आप फाइनल अकाउंट पढ़ा करते थे तो ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती थी, क्लोजिंग स्टॉक, याद आया? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते थे, बैलेंस शीट में कहां लिखते थे? एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में ऐड करके दिखाते थे, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखते थे आउटस्टैंडिंग सैलरी, लिखते थे। प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या करते थे? इंश्योरेंस में से, इंश्योरेंस के खर्चे में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस करके दिखाते थे, और आप कहते थे प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट है तो इसको कहां भेजेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। ऐसे ही काम करते थे ना। तो ये जितने ट्रांजैक्शंस हैं, ये वो ट्रांजैक्शन है जो अभी तक आपकी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुए। अब सोचो
ये वो ट्रांजैक्शन है जो आपकी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो इनकी लेजर पोस्टिंग भी नहीं हुई, और लेजर पोस्टिंग नहीं हुई तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नहीं आए। लेकिन क्योंकि ये ट्रांजैक्शन भी ऐसे हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस के लिए या इन इवेंट्स के लिए आपको अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। और ये जो अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज। इतना समझ में आया, हाँ या ना? तो इसके बाद अब क्या होगा, आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी। एडजस्टमेंट एंट्री होने के बाद फिर से एक बार और नया ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। समझ में आ गई बात? अब सर पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारा पुराना ट्रायल बैलेंस यहां पे बनाया था ना यहां पे पुराना ट्रायल बैलेंस, इसी ट्रायल बैलेंस में अब आपने जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाई है, इसी, एक मिनट, ये था आपका पुराना ट्रायल बैलेंस। आपने इसी ट्रायल बैलेंस में अब जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाई है, इनका इफेक्ट और डाल दो। याद करो बेटे, बचपन में जब फाइनल अकाउंट बनाते थे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करते थे, ये बताओ, बताओ ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करते थे? सैलरी के खर्चे में ऐड करके दिखाते थे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते थे। तुमने सीधे इफेक्ट कहां पे डाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में डाला। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाने का है। तुम्हारे पास एक ट्रायल बैलेंस है, हाँ या ना? आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए क्या है, एक एडजस्टमेंट है। मैंने कहा भैया अपने पुराने ट्रायल बैलेंस में ही आउटस्टैंडिंग सैलरी का इफेक्ट डाल के नया ट्रायल बैलेंस बनाओ पहले ही। तो आपने क्या किया, पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाया, एडजस्टमेंट किन किन इवेंट्स के आपको एडजस्टमेंट करने हैं, आपने वो इवेंट्स ढूंढे, उनकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाई, और एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के बाद उनका इफेक्ट अपने पुराने ट्रायल बैलेंस में डालकर एक नया ट्रायल बैलेंस बनाया आपने। तो फिर इसको क्या कहते हैं हम लोग, पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इतना ठीक है? पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कब बनेगा, कब बनेगा? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, एडजस्टमेंट इवेंट्स ढूंढने के बाद फिर एक और ट्रायल बैलेंस बनेगा, वो क्या होगा आपका, पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इतना क्लियर है? अब इस पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर बस बेटे आपको आखिरी काम करना है। आपको बेटे इसके बाद आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। क्या करना है बेटे आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। जैसे ही तुमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए, अकाउंटिंग साइकिल खत्म, ठीक। और फिर अगले साल से फिर वही नया काम, क्या, आइडेंटिफिकेशन। अब मैं कुछ बातें और समझा दूं यहां पर। अब सवाल ये आता है कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पहले ये तो पता चलना चाहिए। हाँ, क्या होता है बताओ बेटे? ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। इतना ठीक है? हाँ, आगे चलते हैं। अब एक एक करके बेटे मैं इसका डिटेलिंग करना शुरू करूं। ये मैंने आपको समझाया है पहले अभी तक, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल हम लोग इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब भी आपकी अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग इसी साइकिल में रोटेट होती रहेगी। पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा? तुम जब तक नहीं बोलेगा पूछता रहूंगा बेटे, क्या करेंगे, मजबूरी। यहां पहले क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर होगी, किसके थ्रू, कैसे होगी, लेजर पोस्टिंग के थ्रू। इतना ठीक है? पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब लेजर पोस्ट, सॉरी, जर्नल प्रॉपर बनाना, जर्नल एंट्री करना, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर होगी, लेजर पोस्टिंग। फिर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया, अपनी एरर को ढूंढने के लिए, साल भर के ट्रांजैक्शन को समराइज करने के लिए, समरी बनाने के लिए, अपने एरर को ढूंढने के लिए। ये क्यों बनाया हमने, ट्रायल बैलेंस बनाया। इतना ठीक है? उसके बाद फिर उसके बाद क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी। एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के बाद क्या होगा, पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किसका कॉम्बिनेशन होगा, दो चीजों का, पुराना ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट एंट्री का इफेक्ट डाल के जो नया ट्रायल बैलेंस बनेगा वो क्या होगा आपका, पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फिर आपको फाइनली क्या प्रिपेयर करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने। आपकी अकाउंटिंग इस साल की खत्म। फिर अकाउंटिंग जब अगले साल की शुरू होगी तो पहला काम क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, फिर
रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर ट्रायल बैलेंस. दिस सर्कल विल कीप ऑन गोइंग. जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा तब तक बेटे ये अकाउंटिंग साइकिल भी घूमता रहेगा. इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल. इससे बेटे सबसे पहला वर्ड जो आपको समझना चाहिए वो पहला वर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पहला वर्ड कौन सा बेटे आपका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब कायदे से देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन कहीं पे नहीं मिलेगी आपको. नथिंग यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हां, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कुछ हिंट मिलता है तो वो दो जगह पे मिलता है. एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और दूसरा है इंड AS 1. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम सुना है? थोड़ा बहुत इसके ऊपर डिस्कशन में बाद में करने वाला हूं, इसलिए सिर्फ नाम ले रहा हूं. ठीक, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से चलूं तो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन के नाम पे इन लोगों ने लिख रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मेरे साथ साथ लिख लें अब आप. ये साइकिल बना के हो गया सबका? दिस इज योर अकाउंटिंग साइकिल. सबने बना लिया? पक्का? आगे चलूं? हाँ. तो पहला वर्ड जो होगा वो होगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन के लिए क्या लिखा हुआ है? तो इन्होंने लिख दिया बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड पहला बैलेंस शीट. इन्होंने ये तो नहीं बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, लेकिन इन्होंने ये जरूर बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, यानी किन किन चीजों को मिलाकर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा. इतना ठीक है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या आ गया? बैलेंस शीट. सर हम बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? सवाल ये है, व्हाई वी आर सपोज टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट? व्हाट इज द रीजन फॉर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट? फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाई करना. तो बैलेंस शीट के आगे एरो करके लिख दें फाइनेंशियल पोजीशन. वैसे फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है अमीरी और गरीबी. ठीक है ना. अकाउंटिंग को बेटे जितना सिंपल रखोगे ना, इससे आसान सब्जेक्ट मिलेगा नहीं. और जहां तुमने बेकार में अपने दिमाग का जहर घोला तो इससे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट भी कोई नहीं मिलेगा बॉस. फिर ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने अंदर जब लपेटना शुरू करता है ना तो अच्छे को काफी के बराबर कर देता है, डकार भी नहीं लेता. इतना खतरनाक सब्जेक्ट है ये. और जिसने बिल्कुल इसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा, सिंपल लैंग्वेज का मतलब है आप ये समझें कि जब भी आप अकाउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद 2 मिनट के लिए आपको हमेशा सोचना चाहिए कि कल को मेरे घर की काम वाली बाई या हमारे घर में जो दूध देने वाला आता है ना, दूध वाला, वो, या हमारे घर जो सब्जी देने वाला आता है ना, सब्जी वाला, अगर किसी दूध वाले ने, काम वाली बाई ने, सब्जी वाले ने पूछ लिया कि दीदी या भैया इसका मतलब क्या होता है, तो क्या मैं उसको उसकी लैंग्वेज में इसका मतलब समझा सकता हूं, समझा सकती हूं या नहीं? अगर आप उसको उसकी लैंग्वेज में वो कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप तगड़ा है. और अगर आप नहीं समझा सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझने का बच गया है. सीन ये है. तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है अमीरी या गरीबी. कोई भी आदमी रास्ते पे चलता है तो अपन देखते हैं कि नहीं देखते अमीर आदमी है कि गरीब आदमी है? देखो देखता सब है. अब मानो या मत मानो बेटे, एवरीबॉडी नोटिस. ठीक है. अरे बहुत बड़ा बड़ा फेमस फुटबॉल प्लेयर है ना, भयंकर स्मार्ट टाइप का दिखता है जो रोनाल्डो. ये क्या दुबला पतला सा लंबा सा भयंकर हाइट, मतलब जंप उसकी बहुत ऊपर जाती है. क्या रोनाल्डो ही नाम है ना उसका? हाँ नहीं, मेरे को नाम याद नहीं रहते. फुटबॉल प्लेयर है, मेरे को एक ही नाम याद है, मैराडोना. उसके अलावा मेरे को आज तक किसी के नाम याद नहीं हुए. एक बार वो इंटरव्यू दे रहा था. इंटरव्यू में अपनी बड़ी फेवरेट रोलेक्स की वॉच पहन के गया था वो इंटरव्यू देते समय. तो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने पूछा, सर यू आर वेयरिंग रोलेक्स? उसने बोला या आई एम वेयरिंग रोलेक्स. तो बोला था रोलेक्स हाउ मच डज इट कॉस्ट? तो उसने बताया कि मतलब इंडियन करेंसी में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो उसने बताया जो घड़ी है वो लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए के आसपास की है. एक घड़ी 2.5 से 3 करोड़ रुपए की. तो फिर इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि आपके 2.5 करोड़ रुपए की घड़ी है, मेरी 250 रुपए की घड़ी है, टाइम तो दोनों एक ही दिखाते हैं. तो फिर रोनाल्डो का जवाब बड़ा शानदार था बॉस. मतलब आई वॉज डीपली इंप्रेस्ड विथ हिज आंसर. रोनाल्डो का कहना यह था कि आपकी घड़ी भी टाइम वही दिखाती है, मेरी घड़ी भी टाइम वही दिखाती है, लेकिन मेरी घड़ी ये बताती है कि मेरा वक्त कैसा चल रहा है, और आपकी घड़ी ये दिखाती है कि तुम्हारा वक्त कैसा चल रहा है. तो आदमी के हाथ में जितनी महंगी घड़ी होगी ना बेटे,
वो बताता है कि उस आदमी के सितारे कितने बुलंदी पे हैं। और जब आदमी के हाथ में बहुत सस्ती घड़ी होती है ना, तो ये बताती है कि आदमी की जिंदगी में कौन सा वक्त चल रहा है। कि घड़ी तो गरीब आदमी पहनता है बॉस, और घड़ी तो अमीर आदमी पहनता है। लेकिन मुकेश अंबानी की घड़ी में और किसी आम आदमी की घड़ी में फर्क बस इतना सा है कि मुकेश अंबानी की घड़ी की डिजाइन और उसके ऊपर चिपका हुआ ब्रांड ये बताता है कि मुकेश अंबानी का समय कैसा चल रहा है, और एक आम आदमी की घड़ी के ऊपर चिपका हुआ ब्रांड ये बताता है कि उसका समय कैसा चल रहा है। तो ये डिफरेंस है। अमीरी गरीबी हर आदमी देखता है बॉस। रील आज की डेट में हर कोई देखता होगा, गारंटी है। अब आप भले यूट्यूब पे रील देखें या इंस्टाग्राम पे रील देखें, रील तो आप सभी देखते होंगे थोड़ी बहुत। आप किसी रील पे रुके या ना रुके, लेकिन हर वो रील जिसमें यह बताया गया होगा कि मुकेश अंबानी ने पैसे कैसे कमाए, धीरू भाई अंबानी ने पैसे कैसे कमाए, नीता अंबानी पैसे कहां खर्चा करती है, वो अपने पैसे कहां खर्चा करते हैं, वो हर कोई देखता है बॉस। तो पैसे की चाहत तो सबको अंदर है। फालतू की बात है कि सर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो सब कहने भर की बात है। तो मुद्दा ये है कि जैसे एक आम आदमी की, एक बिजनेसमैन की आप अमीरी और गरीबी की बात करते हैं, वैसे बिजनेस की भी अमीरी और गरीबी देखी जाती है। अब बिजनेस की अमीरी और गरीबी कैसे देखे जाएं? तो जैसे आम आदमी की अमीरी और गरीबी देखी जाती है वैसे ही। अब मैं अगर आपसे कहूं बेटे, एक आदमी जिसके पास में बहुत सारी एसेट है, भयंकर बड़ा बंगला है, भयंकर बड़ी गाड़ी है, बड़ी महंगी वाली गाड़ी, महंगे वाले कपड़े, महंगा वाला बंगला, ठीक है ना, पूरे एक्सपेंसिव खर्चे उसके, ब्रेकफास्ट होता है 3 स्टार होटल में, लंच होता है 5 स्टार होटल में, डिनर होता है 7 स्टार होटल में, लाइफस्टाइल ही अलग है उसका। इसका मतलब एसेट बहुत सारी है उसकी, और लायबिलिटीज क्या है उसकी? कम। तो जिसकी एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, वो आदमी तो ऑटोमेटिकली एक बार के लिए तो अमीर हो ही गया। और जिसके अब एसेट, कल भी मैंने समझाया था, एसेट माइनस लायबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? नेट एसेट कहते हैं। नेट एसेट का दूसरा नाम भी है एक, नेटवर्थ। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नेटवर्थ। अब जिसकी नेटवर्थ जितनी ज्यादा होगी वो उतना अमीर आदमी, और जिसकी नेटवर्थ जितनी कम होगी वो उतना गरीब आदमी। 4 महीने पहले तक अडानी साहब की नेटवर्थ बहुत हाई थी, दुनिया के तीसरे नंबर के रईस आदमी बन गए थे वो। आज की डेट में 10वें नंबर पे भी नाम नहीं दिख रहा उनका। तो भाई जिसकी जितनी नेटवर्थ, गौतम अडानी साहब, राहुल गांधी साहब जिसका बड़ा नाम लेते हैं ना, अडानी अंबानी वही वाले अडानी, है ना। हाँ, तो 4 महीने पहले तक इनकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा थी कि वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन की कैटेगरी में आ गए थे। आज की डेट में इनकी नेटवर्थ ऐसी है कि 10वें नंबर तक इनका नाम नहीं दिख रहा। तो जिसकी जितनी ज्यादा नेटवर्थ होगी वो उतना अमीर आदमी, और जिसकी जितनी कम नेटवर्थ होगी वो उतना गरीब आदमी। मुद्दा तो यही है ना। तो हम भी बिजनेस के अंदर यही काम करते हैं। हमने क्या किया? हमने ही बिजनेस की क्या निकालनी है? नेट एसेट निकालनी है। नेट एसेट क्या कहलाएगी? नेटवर्थ कहलाएगी। जिस बिजनेस की नेटवर्थ ज्यादा वो बिजनेस अमीर, जिस बिजनेस की नेटवर्थ कम वो बिजनेस गरीब। उसके बाद हम फाइनेंशियल पोजीशन पता करने का एक रीजन ये भी है क्योंकि हम ईयर बाय ईयर ये भी चेक करते हैं कि हमारी नेट एसेट या नेटवर्थ पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। हमारी जो कंडीशन है फिलहाल की, हमारी हम सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? तो भाई जिस आदमी के पास में एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, तो इसका मतलब यह है दैट पर्सन इज कैपेबल ऑफ पेइंग ऑल इट्स लायबिलिटी। एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो कल को लोग उधार मांग, जिन लोगों से इसने उधार लिया है वो लोग अपने पैसे वापस मांगेंगे, तो ये उनका पेमेंट कर सकता है? यस सर, कर सकता है। तो इसका मतलब ये पर्सन कौन सा है? सॉल्वेंट। लेकिन अगर किसी की लायबिलिटी ज्यादा हो जाए और एसेट कम हो जाए, अनिल अंबानी का नाम सुना है? अरे सुना है कि नहीं? अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के छोटे भाई, बंटवारा हुआ था, ठीक है ना। सारी महंगी महंगी एसेट अनिल अंबानी के पास में आई थी, सारे लॉस मेकिंग बिजनेस मुकेश अंबानी साहब के पास में गए थे। तब भी मुकेश अंबानी साहब ने लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, इनने प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को लॉस में कट गया। तो ऐसे कंडीशन में अनिल अंबानी साहब के साथ में क्या हुआ? इनकी लायबिलिटी बहुत हो गई और एसेट इनके पास में नहीं है, तो अब उनकी कंडीशन किसकी हो गई बेटे? इंसॉल्वेंट की हो गई। तो जब कभी एक बिजनेस या एक बिजनेसमैन अपनी सारी लायबिलिटी पे करने के लायक हो, if a business is capable enough to pay its liability, that business is known as what? Solvent. But if a business is not capable enough
of paying its liability, that business is known as what? Insolvent business. इतना क्लियर? पक्का? तो हमने यहां पर पहले ये भी देखना है कि भाई हमारी बिजनेस की नेट एसेट पिछले साल से ज्यादा हुई है या पिछले साल से कम हुई है, हम पिछले साल से ज्यादा अमीर हुए हैं या पिछले साल से कंपैरिजन में गरीब हो गए हैं, या फिर बेटे हमें यही पता करना है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है मतलब इंसॉल्वेंट है या हम इंसॉल्वेंट है या सॉल्वेंट है, यही पता करना है। तो इन सबको मिला जुला के हमने एक वर्ड ढूंढ के निकाल लिया, कौन सा? फाइनेंशियल पोजीशन। तो हर एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाई करनी होती है, और फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा किसके बेसिस पे निकलेगी? बोलो ना, किसके बेसिस पे निकलेगी? एसेट और लायबिलिटीज को कंपेयर करके निकलेगी। एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या बन जाता है? कैपिटल बन जाता है, बन जाती है ना। तो अगर पॉजिटिव कैपिटल है मतलब बिजनेस क्या है? सॉल्वेंट। क्योंकि आंसर पॉजिटिव कब आएगा? जब एसेट ज्यादा होगी और लायबिलिटी कम होगी। अगर बेटे कैपिटल नेगेटिव आ गई तो फिर बिजनेस क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव नेटवर्थ। क्या कहते हैं हम लोग? नेगेटिव नेटवर्थ। अगर किसी बिजनेस की नेटवर्थ नेगेटिव है तो समझ जाना बिजनेस क्या है? ये इंसॉल्वेंट। और अगर किसी बिजनेस की नेटवर्थ पॉजिटिव है तो समझ जाना बिजनेस क्या है आपके लिए? सॉल्वेंट। इतना समझ में आया? तो आपको बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन पता करनी है। सॉल्वेंसी पोजीशन पता करने का मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है? बैलेंस शीट। आगे चलूं मैं? सेकंड, और क्या इसके अंदर इंक्लूडेड होगा? तो पॉइंट नंबर 2 में अगर लिखूं तो फिर ये होगा बेटे इनकम स्टेटमेंट। दूसरी चीज क्या होगी इसके अंदर इंक्लूडेड? इनकम स्टेटमेंट। ठीक, हम बात कर रहे हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो पहले क्या इंक्लूड होगा? बैलेंस शीट। दूसरा क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट अलग अलग नाम से हो सकते हैं। जैसे जो ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है कि ऐसी कंसर्न, ऐसे बिजनेस जिनका काम होता है सामान खरीदो सामान बेचो। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में झमेले में नहीं पड़ते, क्या करते हैं? सीधे सीधे सामान खरीदो और सामान बेचो। इनको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेडिंग एंटिटीज। ट्रेडिंग एंटिटीज अपनी इनकम या प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना ठीक है? लेकिन इसी के साथ में कुछ एंटिटीज और होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। क्या कहते हैं हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। सर अब ये क्या करेंगी? ये कुछ नया करेंगे? हाँ बेटे थोड़ा सा नया करती है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का काम क्या है? मैन्युफैक्चर करना। रॉ मटेरियल खरीदो, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करो? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो और फिनिश गुड्स को उठा के मार्केट में बेचो। यही काम है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का। अब यहां पर जब वो अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें भी तो पैसे खर्च होंगे, और ये जो खर्चा हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करना, उनको तो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पता करना है और साथ में अपना प्रॉफिट या लॉस भी पता करना है। तो अब कितने ऑब्जेक्टिव हो गए? 2। कौन कौन से? उनको आप ऑब्जेक्टिव का मतलब पर्पस। अब उनको क्या 2 चीजें पता करनी है? एक तो उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी निकालनी है और साथ में उनको अपना प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करना है। तब उस कंडीशन में वो लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बस नहीं बनाते, पहले तो बनाएंगे वो अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के पीछे का रीजन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को पता करना, असर्टेनमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बात समझ में आ गई? तो पहला अकाउंट कौन सा बनाएंगे? ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसके बाद क्योंकि इनको अपना प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए एक अकाउंट और बनाएंगे जिसका नाम होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना क्लियर? तो जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं वो इनकम स्टेटमेंट के नाम पे क्या क्या बनाएंगी? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना ठीक है? तो ट्रेडिंग कंसर्न का पर्पस सिर्फ क्या है? प्रॉफिट या लॉस निकालना। तो वो लोग क्या बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं वो क्या बनाएंगी, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगी, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगी और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगी। इसके बाद बेटे यहां पर कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं, सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब आप इसके अंदर किनको डाल सकते हैं, इनके अंदर बेटे आप सर्विस सेक्टर वालों को डाल सकते हैं, या इनके अंदर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी डाल सकते हैं। अब ये जो एनपीओ है या ये जो सर्विस सेक्टर वाले हैं, ये कुछ खरीद के तो कुछ नहीं बेच रहे। आज मेरी बात करो बेटे, मैं कुछ खरीद के बेच रहा हूं आपको? नहीं, लेकिन अपनी सर्विसेज तो दे रहा हूं ना मैं आपको। एनपीओ वाले, अब एनपीओ का मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने क्लब है, ये है, वो है, जितना भी है, ये सब किसके अंदर आते हैं? एनपीओ के अंदर आते हैं। ये तो कुछ खरीद के नहीं बेचते आपको, ये तो आपको अपनी सर्विसेज देते हैं। तो क्योंकि ये आपको कुछ खरीद के बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ मैन्युफैक्चर करके बेच नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का तो सेंस ही नहीं बनता इनका। ना तो कुछ ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इससे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, ना तो कोई सामान खरीद के आपको बेच रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाएंगे। तो ये सिर्फ क्या प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए कायदे से, लेकिन ये अपना नाम बदल देते हैं। बनाते ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, बस ये नाम बदल देते हैं। नाम बदल के क्या कर देते हैं? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर कोई सर्विस सेक्टर वाले हैं या कोई एनपीओ है, तब ये अपने इनकम स्टेटमेंट के नाम पे क्या प्रिपेयर करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इतना ठीक? तो बताओ बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? पहले तो बैलेंस शीट, दूसरा इनकम स्टेटमेंट, ठीक। इसके आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक चीज और आ सकती है, इसको हम लोग कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कहते हैं बेटे हम लोग? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी के नीचे ब्रैकेट में लिखना फॉर स्पेसिफाइड एंटिटीज, फॉर स्पेसिफाइड एंटिटीज। अब सर ये क्या मामला है? भाई आपने बैलेंस शीट बना के ये तो बता दिया कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपने अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के यही बता दिया कि आपने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया है या क्या आपके लॉसेस हुए हैं, लेकिन क्या आपने अभी तक ये बताया कि साल भर में आपके पास में कुल मिला के कितना कैश आया और साल भर में आपने कितना कैश पे किया? ऐसा कुछ बताया क्या आपने अभी तक? और यहां पर जब भी किसी को कोई भी डिसीजन लेना होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक बिजनेस है, वो बिजनेस मुझे अप्रोच करता है कि नवनीत सर एक काम करो, आप ना मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। अब अगर मुझे उसके बिजनेस में पार्टनर बनना पड़ेगा तो सबसे पहले मुझे उस बिजनेस की बैलेंस शीट देखनी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट देखना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना चाहिए। सोचो ना बेटे, अगर तुम किसी बिजनेस के पार्टनर बनने जाते हो तो सबसे पहले क्या देखोगे? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट? क्यों? सबसे पहले बैलेंस शीट देखना चाहिए फिर, बराबर है? क्यों? फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। असल में होता है, देखो बेटे, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट अपनी जगह ठीक है, ये बताने के लिए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। लेकिन जब कभी भी बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं, फ्यूचर के डिसीजन हमेशा कैश पे बेस्ड होते हैं। अकाउंटिंग आप भरी अक्रूवल बेसिस पे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी फ्यूचर के डिसीजंस लेने की बात आती है तो हमेशा सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि इस बिजनेस के अंदर कैश फ्लो की पोजीशन कैसी है। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर ऐसा है जो अच्छा खासा कैश जनरेट कर सकता होगा तो ऐसे बिजनेस के फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन कोई बिजनेस अगर ऐसा है जिसमें अगर मान लो कोई बिजनेस ऐसा, यहां पे पूरा नहीं दिखता क्या? दिख रहा है ना पूरा आखिरी तक? हाँ, अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें कैश फ्लो जनरेशन कैपेसिटी अनइवन है, अनसर्टेन है, पहले डूब जाएगा ये वाला बिजनेस। आईटीसी कंपनी का नाम सुना है? सुना है ना? आईटी, हाँ, इंडियन, एक जमाने पहले वो नाम हुआ करता था, ठीक है ना? पहले इंपीरियल टोबैको कंपनी हुआ करता था, फिर वो इंडियन टोबैको कंपनी हो गया, ऐसे करके कई बार नाम बदले, फिर उनकी बड़ी बदनामी हो रही थी टोबैको के नाम के चक्कर में, तो फिर टोबैको भी हटा दिया उन्होंने। तो आईटीसी कंपनी की मैं अगर आज की रेट में बात करूं तो अगर आज की रेट में आईटीसी कंपनी बोल दे कि हम अपना बिजनेस बेचने को तैयार हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं पहली फुर्सत में खरीदने पहुंच जाएंगे बॉस, बस बोली लगा दो तुम क्या बोलना है। जो मांगेंगे आईटीसी कंपनी वाले वो देने को तैयार है अंबानी साहब। तो
बस तुम अपने मुंह से जो रकम बोल सकते हो बोल दो, मैं तुम्हारी आईटीसी को खरीदने को तैयार हूं। रीजन ये है कि आज भी उनका 80% जो रेवेन्यू आता है वो सिगरेट के बिजनेस से आता है, और सिगरेट का जो बिजनेस है वो ऑल ओवर इंडिया में कैश का बिजनेस है, और कैश का बिजनेस होने के कारण आईटीसी कंपनी की कैश जनरेशन कैपेसिटी बड़ी तगड़ी है। इनके पास कभी कैश की कमी नहीं होती। आईटीसी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके पास में कभी कैश की कमी नहीं होती बॉस, इतना कैश आता है हर साल, और इतने कैश से इन्होंने कई अपने नए धंधे चालू कर लिए। आज की डेट में आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके देखो, सबसे लेविश होटल अगर कोई मिलेगा तो आईटीसी वालों का मिलेगा। कभी दिल्ली में जाके देखा ना, आईटीसी मौर्या, मतलब स्विट्जरलैंड, मतलब मैं तो गया नहीं खैर कभी स्विट्जरलैंड वगैरह, तुम स्विट्जरलैंड अमेरिका में भी तुमको क्या ऐसा होटल मिलेगा बॉस जो आईटीसी मौर्या के अंदर जाके देखना, बिल्कुल राजे रजवाड़ों वाली फीलिंग आती है उसके अंदर घुसो तो, और वाकई में आदमी की फीलिंग वैसी हो जाती है वहां पे जाने के बाद। राजस्थान में जाके देखना आईटीसी कंपनी के होटल्स बड़े शानदार, और कायदे से देखा जाए तो कुछ प्रॉफिट नहीं कमा के देते ही, लेकिन आईटीसी कंपनी को प्रॉफिट में इंटरेस्ट भी नहीं है, कैश बहुत है उनके पास, भयंकर पैसा है। फिर उनको समझ में आएगा कि धीरे धीरे करके आज नहीं तो कल तो सिगरेट का बिजनेस बंद हो जाएगा। आईटीसी कंपनी ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे से पता चला कि 2050 तक लोग सिगरेट पीना छोड़ देंगे। जिस तेजी से लोगों ने स्मोकिंग को छोड़ना शुरू कर दिया है, तो आईटीसी कंपनी का ये है मानना कि 2050 तक लोग सिगरेट पीना छोड़ देंगे। अब सिगरेट पीना छोड़ देंगे तो सिगरेट किसको बेचेंगे, तो फिर कैश कहां से आएगा, फिर धंधा कैसे चलेगा। तो आईटीसी कंपनी ने आज से 10 साल 12 साल पहले अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो कपड़ों के बिजनेस में उतरे, कपड़े बना के बेचना चालू कर दिया। फिर उसके बाद इतने में भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, आटा बना के बेचेंगे, आशीर्वाद आटा आ गया। बहुत मैगी बिकती है, हम भी मैगी बेचेंगे, यिप्पी नूडल्स आ गया। ठीक है, सबसे ज्यादा बिस्किट कौन सी बिकती है पता लगा, मारी गोल्ड, तो हम भी अपनी मारी गोल्ड जैसी एक बिस्किट लेके आएंगे। उनने मारी गोल्ड की कॉपी बना के ले आए, 5 रुपए सस्ती कर दी। ठीक, उसके बाद और फिर बीच में चला था ना वो डाइजेस्टिव बिस्किट का, क्या मैदे वाली बिस्किट खा रहे हो, गेहूं वाली बिस्किट खाओ, डाइजेस्टिव बिस्किट आई। इनने भी अपनी डाइजेस्टिव बिस्किट मार्केट में लॉन्च कर दी। फिर उसके बाद नहीं बेटे, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर छोटी सी कंपनी मसाले बना के बेचती है। अब वो नॉर्थ ईस्ट इंडियन कंपनी है, वो आसाम साइड की कंपनी, और नॉर्थ ईस्ट में उसका अच्छा मार्केट है। आईटीसी कंपनी वालों ने, उन्होंने पूछा कंपनी बेचोगे, उन्होंने कहा हाँ बेचेंगे। बोले कीमत बताओ, उन्होंने कहा 20 करोड़। आईटीसी वालों ने कहा 30 करोड़ देंगे, जल्दी बेचो। अब 30 करोड़ की कंपनी खरीद के उनको क्या मिल जाएगा आईटीसी वालों को, भाई जिनका साल भर का रेवेन्यू मतलब कि 2500-3000 करोड़ रुपए का जिनका साल भर का रेवेन्यू होगा, उनके लिए 20-30-40 करोड़ रुपए की कंपनी क्या कीमत है। लेकिन नहीं, उनको अपने मसाले का बिजनेस बड़ा करना था, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो आ ही गए ना, और मसाले नहीं बेचोगे तो कैसे काम चलेगा, मजा नहीं आएगा। तो इनको अपने मसाले का बिजनेस इंप्रूव करना था, इनने का कंपनी खरीद डालो। तो आईटी आज की रेट में सबसे बिल्कुल तबीयत से शॉपिंग करने कोई निकला है तो कौन निकला है, आईटीसी वाले। ठीक है, तो जो एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर उनको कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए जो बिकने को तैयार है। रुचि सोया को तो बाबा रामदेव ने खरीद लिया, नहीं तो बेटे आईटीसी वालों ने बहुत हाथ पैर मारे थे रुचि सोया के लिए भी, बस कैसे भी करके हमको रुचि सोया मिल जाए। ठीक है ना, वो फॉर्च्यून ऑयल वाला नाम सुना ना, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल का नाम सुना है कि नहीं सुना। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल बनाने वाली कंपनी थी रुचि सोया, बहुत हाथ पैर मारे थे आईटीसी कंपनी ने, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड था, ऑल ओवर इंडिया के अंदर टर्नओवर इतना तगड़ा टर्नओवर होने के बाद बस हुआ ये कि बाबा रामदेव की उस समय किस्मत चल गई, तुम ये कह लो, क्योंकि रुचि सोया अपने आप को बैंकरप्ट कराने के लिए कोर्ट के पास पहुंच गई थी कि भाई हम अपने लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर सकते, हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं, हमको हमारी कंपनी बंद करने की परमिशन दो। तो जब वो अपने आप को बैंकरप्ट करा रही तो बाबा रामदेव ने कहा कहां एक एक एसेट सबको बेचते जाओगे, पूरी की पूरी कंपनी मेरे को ही बेच दो, लाओ। बोली लगी बाबा रामदेव ने क्या हुआ, 100-200 करोड़ रुपए ऊपर की बोली लगा दी और तुरंत में उनको कंपनी अलॉट हो गई, कहानी खत्म। आईटीसी वाले मुंह देखते रह गए। अब आईटीसी वाले फिर नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कोई तो तेल बनाने वाली कंपनी मिलेगी जिसको हम खरीदेंगे। तो ये एक अलग बात है। अब धीरे से आईटीसी कंपनी वालों का प्लान बन रहा है कि हम एंटरटेनमेंट के बिजनेस में आएंगे। अब या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देंगे वो, ठीक है, और या तो फिर कोई ना कोई टीवी चैनल लॉन्च कर देंगे अपना, वो यही काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है अभी तो हमको अच्छा खासा कैश जनरेट करके दे रहा है, लेकिन आज से 50 साल बाद, तो इसीलिए बिजनेस के डिसीजंस हमेशा कैश के बेसिस पे लिए जाते हैं, और इसीलिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट होना कंपलसरी है।
क्योंकि अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है तो एक बिजनेस की कैश जनरेशन कैपेसिटी पता नहीं चल पाती, और अगर कैश जनरेशन कैपेसिटी अगर पता ना चले तब उस कंडीशन में फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन लेना मुश्किल हो जाते हैं। तो एक स्टेटमेंट इसके अंदर और आ गया, कौन सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इतना ठीक। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद एक स्टेटमेंट और भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब सर ये क्या मामला है? ठीक, अब इसको समझ लो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नॉर्मली ये किसके लिए काम करता है? जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम सुना है ना? जो कंपनीज होती है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा ना कभी? इशू ऑफ शेयर कैपिटल वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा तुमने, बस वही। जॉइंट स्टॉक कंपनी जितनी होती है, अब कंपनी के शेयर किस किस के पास होते हैं? बताओ ना बेटे, कंपनी के शेयर किस किस के पास होंगे? शेयर होल्डर कौन होंगे? सबसे पहले शेयर होल्डर कौन होते हैं? कौन? प्रमोटर्स। नाम सुना बेटे कहीं प्रमोटर्स? वो लोग जो कंपनी को शुरू करते हैं, वो लोग जो कंपनी को बनाते हैं, तो वो कौन होंगे? आपके प्रमोटर्स। प्रमोटर्स के बाद कंपनी के शेयर्स में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो कौन करता है? एफआईआई। कौन करते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सर ये कौन होते हैं? कुछ नहीं होते, विदेशी लोग होते हैं जिनकी जेब में बहुत पैसे होते हैं, दिमाग बड़ा तेज होता है। वो इंडिया के अंदर आते हैं, इंडियन कंपनीज को ढूंढते हैं, पता करते हैं किसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल तगड़ा है और उस कंपनी के शेयर खरीद के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी लोग हैं तो वर्ड कौन सा लगा दिया? फॉरेन। एक फॉरेनर तो आता नहीं है, अपने साथ में 10-12 लोगों का एक ग्रुप बना के आता है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो क्या बन गया? इंस्टीट्यूशन। और वो इंडिया में क्यों आते हैं? इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो नाम क्या रख दिया उनका? इन्वेस्टर। तो किसी भी इंडियन कंपनी के अंदर दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कौन करता है? यहां पर एफआईआईज। एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसके बाद किसी भी कंपनी के अंदर और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ढूंढने जाओगे तो ये होते हैं डीआईआईज। अब डीआईआईज का मतलब है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी ये विदेशी लोग नहीं है, अपने देसी लोग हैं, अपनी कंट्री को बिलोंग करते हैं, और ये इंडियन कंपनी के शेयर के अंदर खरीद खरीद के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सर जैसे कि म्यूचुअल फंड, हमारी कंपनी, हमारे इंडिया के अंदर इतनी कंपनी है, सबके म्यूचुअल फंड चलते हैं, और एक एक कंपनी के 10-10, 12-12, 15-15 टाइप के म्यूचुअल फंड चलते हैं इनके। म्यूचुअल फंड। एलआईसी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर कौन है आज की डेट में? एलआईसी है। क्योंकि जितनी इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके पास में कैश भयंकर आता है। हर आदमी इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा ही लेगा, ये बात तो पक्की है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा तो प्रीमियम भी देगा, किसको? इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भी देगा। और अगर मान लो किसी आदमी ने 15 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भी कब तक भरेगा? वो 15 साल तक भरता रहेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी, अगर सामने वाला मर गया तो एक अलग बात है, लेकिन इंडिया का आदमी वैसे ही बहुत मट्ठर होता है, जल्दी मरता ही नहीं है वो। और कोई निपटने वाला भी होगा तो ऊपर वाले को इतनी कस्में वादे याद दिला देता है, इतनी पूजा पाठ कर देता है कि भगवान को भी बोलना पड़ता है चल 10-15 साल और जी ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला है। सुना ना कहानी, एक मतलब कि एक आदमी मर गया, फिर यमराज उसको लेके जा रहे थे, उसकी बीवी पीछे पीछे यमराज की चली गई, ठीक है, फिर यमराज ने बोला तो फिर अपने पति के जान, वो क्या नाम था? सावित्री, सब वो जो भी, मतलब कि मेरे को तो इतना नाम याद नहीं रहता। तो बेटे अपन तो सोचो बेटे, अपना इंडिया मतलब कल्चर ही देख लो, कोई मर गया तो अपन ऊपर से छीन के ले आए, तो यहाँ नीचे चले जाने की बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? हम नहीं मरेंगे, अपन महामट्ठर मर ही नहीं रहे, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम बराबर पे कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी के बाद में हर साल भयंकर पैसा आता है। अब इसका करें तो करें क्या? तो इंश्योरेंस कंपनी वाले स्टॉक मार्केट के अंदर दे दबा के पैसा लगाते हैं। अभी बीच में हल्ला मचाया था ना राहुल गांधी साहब ने, अडानी साहब एलआईसी वालों का 75,000 करोड़ रुपए खा गए, 75,000 करोड़ रुपए एलआईसी के अदानी साहब ने डुबा दिए, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए। अब 75,000 करोड़ ऐसे सुनने में तो बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन तुम एलआईसी के अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखो ना, तो 75,000 करोड़ एलआईसी के ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5% भी नहीं है। अब सोचो एलआईसी ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर। 75,000 करोड़ रुपए जब 5% भी ना हो तो सोचो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का होगा। इसके बाद सबसे बड़े इन्वेस्टर होते हैं पेंशन फंड। हर सरकारी आदमी की तनख्वाह में से पेंशन फंड कटता है, ये पेंशन फंड में जाके जमा होता है। कब मिलेगा ये पैसा उसको? रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो रिटायरमेंट तक पेंशन फंड वाले इस पैसे का क्या करेंगे? स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो इंस्टीट्यूशन है, इंडिया के इंस्टीट्यूशन जिनके पास है भयंकर कैश है,
ये लोग भी स्टॉक मार्केट में कंपनियों के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसके बाद फिर आपके मेरे जैसे आम आदमियों का नंबर लगता है। थोड़े बहुत शेयर अगर हमने खरीद लिए अपनी डोमेस्टिक सेविंग के नाम से तो खरीद लिए, इनको कहा जाता है रिटेल इन्वेस्टर। क्या कहा जाता है इनको, रिटेल इन्वेस्टर। इतना ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी बन गई। ठीक है, अब सर आप तो समझा रहे थे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है, तो बेटे हर एक कंपनी के लिए यह जरूरी है कि वो ये बताए कि साल के शुरू में एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर प्रमोटर्स की होल्डिंग कितने परसेंट की थी। यानी अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए थे तो उन 1 लाख शेयर में से प्रमोटर्स के पास में कितने शेयर थे। मान लेते प्रमोटर्स के पास में 30,000 शेयर थे, तो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी होगी, 30% हो गई ना, 30%। एफआईआईस की होल्डिंग कितनी थी, पता लगा एफआईआईस की होल्डिंग कितनी है, 25%। डीआईआईस की होल्डिंग कितनी है, सर पता लगा डीआईआईस की होल्डिंग कितनी है, 15%। टोटल कितने हो गए बॉस, अरे टोटल कितना हो गया, 30, 20, 50, 60, 70% हो गए। तो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग कितनी होगी, 30% होगी। तो साल के शुरू में शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा था। अब साल भर में किसी ने तो अपने शेयर बेचा होगा और किसी ने तो खरीदा होगा। मान लेते हैं एफआईआईज ने अपने 10% शेयर बेच दिए, ठीक है ना। एफआईआईज ने क्या किया, अपने 10% शेयर बेच दिए। 10% शेयर बेच दिए तो उनकी होल्डिंग में से 10% माइनस हो जाना चाहिए, और ये 10% शेयर किसने खरीद लिए, रिटेल इन्वेस्टर ने खरीद लिए। तो 10% कहां प्लस हो जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर के प्लस हो जाएगा। इतना ठीक। हो सकता है कि प्रमोटर ने अपने 10% शेयर बेच दिए तो प्रमोटर के 10% यहां माइनस हो गए, होगा माइनस, और ये 10% शेयर मान लो डीआईआई ने खरीद लिए तो डीआईआई के साथ में 10% प्लस हो गया, यहां पर हो गया प्लस। तो साल भर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में कितना प्लस माइनस या कितने चेंजेस आए हैं वो भी बताना पड़ेगा, और फिर ये भी बताना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ ईयर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो बताओ बेटे, अब प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कितना है, 20%। एफआईआई का होल्डिंग कितना है, 25% पहले था, 10% बेच दिया, कितना बचा, 15% एफआईआई की होल्डिंग है। डीआईआई की होल्डिंग कितनी है, 5% डीआईआई, नहीं 25% डीआईआई की होल्डिंग है, और रिटेल इन्वेस्टर की 40% रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग है। एक बात बताओ, इसमें से किसका पैसा डूबने वाला है, इसमें से किसका पैसा डूबने वाला है। रिटेल इन्वेस्टर मर जाएगा बेटा, ऐसी कंपनी में पैसे लगाएगा तो गारंटीड मरेगा, और ये कंपनी पक्का डूबेगी, लिख के ले लो तुम। सर आपको कैसे पता, बेटे प्रमोटर वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, मानते हैं इस बात को, यानी असल में ये है कंपनी के मालिक। ठीक, अब जब कंपनी का मालिक खुद ही अपने शेयर बेच के कंपनी छोड़ के जा रहा है तो कंपनी का क्या होगा सोच सकते हो तुम, हाँ या ना। तो ऐसी कंपनी में तो कभी इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं धोखे से, जिसके अंदर प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। हाँ, जहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ओपन मार्केट से शेयर खरीद खरीद के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग अगर बढ़ती चली जा रही है तो समझ जाना बॉस, इस कंपनी के दिन फिरने वाले, इस कंपनी अच्छी कोई कंपनी है ही नहीं पैसा लगाने के लिए। समझ में आ गई बात। ये केस हुआ था सत्यम का, सत्यम का केस सुना है कभी, सत्यम नाम सुना है, हाँ बुक पढ़ी थी, पूरी सत्यम की बुक पढ़ी है ना। अरे वो नहीं, एक सत्यम एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, आज से मतलब ये केस हो गया बहुत पुराना। राजू रामलिंगन साहब उसके सीईओ थे, और इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, और इनके बाद में बड़े भयंकर तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट थे उनके पास में, विदेशों से लंबे चौड़े ऑर्डर थे इनके पास में, डॉलर से पेमेंट आती थी, और इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनी की बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर बन के ऊपर आ गई थी। सॉफ्टवेयर भी बड़े तगड़े बना रहे थे, इंजीनियर इनके बड़े शानदार थे, बस आईआईटी को किसी इसने कंप्यूटर साइंस से आईआईटी पास किया नहीं, ऊट पटांग कुछ भी पैसे देके उसको अपने आप पास में हायर करते थे। सामने वाले ने 2 करोड़ रुपए बोला कि 2 करोड़ का पैकेज चाहिए, हम तेरे को 3 करोड़ का पैकेज देंगे, जल्दी आ जाए इन्फोसिस के अंदर, सॉरी जल्दी आ जाए किसके अंदर, सत्यम कंप्यूटर्स के अंदर। तो ये इतने भयंकर टाइप से इंजीनियर्स को हायर करती थी, और जहां तहां विदेशों में कई ब्रांचेस खोल डाली इन्होंने। फिर क्या हुआ, राजू रामलिंगन, उस समय क्या हुआ था, एकदम से ऑल ओवर इंडिया में रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ना चालू हुए, तो राजू रामलिंगन साहब ने एक रियल एस्टेट कंपनी बनाई। अब रियल एस्टेट कंपनी बनाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा,
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएं? तो उन्होंने सत्यम कंपनी के कैश को कहां डाइवर्ट कर दिया? अपनी जो रियल एस्टेट की कंपनी बनाई वहां पे डाइवर्ट कर दिया। और उसके बाद अकाउंट की बुक को लेकिन प्रॉपर कुक किया इन्होंने। अकाउंट की बुक में ये बता रहे हैं कि हमारे पास में 8,000 करोड़ रुपए की बैंक एफडी है। रियलिटी में एक भी रुपए की एफडी नहीं थी इनके पास। अकाउंट की बुक में बता रहे हैं कि हमारे पास में 12,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट है। एक भी गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं था इनके पास, सब बेच चुके थे ये। सब बेच बाज के कैश में कन्वर्ट करके पूरा का पूरा कैश इन्होंने रियल एस्टेट कंपनी को ट्रांसफर कर दिया था और एक नई रियल एस्टेट कंपनी बना दी और यहां से पूरा पैसा गायब। ऐसे इन्होंने किया फ्रॉड। और बाद में जब फ्रॉड, और क्या हुआ, ये फ्रॉड कभी किसी को पता चलता भी नहीं, क्योंकि उस समय ऐसा था कि आज कंपनी बनाएंगे, इसके पैसों से प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे तो प्रॉपर्टी को बेच देंगे, और जब बेचेंगे तो खूब सारा प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट हम रख लेंगे और पैसा किसको लौटा देंगे? सत्यम कंपनी में पैसा लाके फिर से डिपॉजिट कर देंगे। बात आई गई हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। किस्मत खराब। बस इन्होंने रियल एस्टेट कंपनी बनाई, पैसा यहां से वहां डाइवर्ट किया, प्रॉपर्टी खरीदी, तो प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो गया। जिसकी प्रॉपर्टी खरीदी थी वो बिकी नहीं रही अब, तो वो रेट कम करके बेचने को तैयार, लेकिन खरीदने वाले फिर भी तो मिले। प्रॉपर्टी इतनी ओवर वैल्यूड हो चुकी थी उस समय तक जब इन्होंने खरीदी, बहुत ओवर वैल्यूड प्रॉपर्टी खरीदी, औने पौने दाम देके, टूट पटांग, जो जिसने भाव बोला वो भाव देके इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी। और जब प्रॉपर्टी इतनी ओवर वैल्यूड थी कि जब अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा ये रीसेल करने गए तो कोई इनकी प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं रहा था। भाव कम करके प्रॉपर्टी बेचने गए तब भी कोई नहीं खरीद रहा था। करते 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 इनको चिपक गई लंबी, और तब भी ऐसे लॉस हो गया इनको। और जब लॉस इतना बड़ा हो गया और जब ये नौबत आई कि अब कैसे पता करेंगे, क्योंकि इतने बड़े लॉस के बराबर का कैश हम तो अपने घर से लाके जमा कर नहीं सकते, तब वहां पे पता चला कि भैया इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। और ये फ्रॉड के कारण पैसा किसका डूबा? रिटेल इन्वेस्टर का। उसने तो बेचारे ने सत्यम कंपनी का एक शेयर 1400 रुपीज का खरीदा था, और जैसी फ्रॉड पता चला उसके 6 दिन के अंदर शेयर का भाव 40 रुपए हो गया था। अब तुम सोच के देखो, एक आम आदमी जिसने 1400 रुपीज का एक शेयर खरीदा हो, 7 दिन बाद उस शेयर का भाव अगर 40 रुपए हो जाए तो मरा कौन बेचारा? रिटेल इन्वेस्टर। और बेटे असल में होता क्या है, अगर कोई ध्यान से डेटा को एनालाइज करता और अगर वो देखता कि डे बाय डे बेसिस पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होती जा रही थी, वहां पर क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर देखो तो 2%, 3%, 2%, 3% जितने प्रमोटर्स थे उनकी होल्डिंग कम होती जा रही थी। यानी प्रमोटर्स अपनी शेयर बेच रहे थे। अब प्रमोटर अपने शेयर क्यों बेच रहे थे? क्योंकि एक तो भाव अच्छा मिल रहा है, यहां से पैसा निकाल के वो दूसरी कंपनी में डाल रहे थे। तो भैया जब धंधे का मालिक खुद ही अपना धंधा छोड़ के जा रहा है तो तुम काहे को मर रहे हो उसकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए? तो यहां पर इंडिया का इन्वेस्टर कोई गलत कदम ना उठा ले, किसी गलत कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना कर दे, उसके पैसे का कहीं चूरा ना मच जाए आखिरी में। इसीलिए इन्होंने कह दिया कि भैया जैसे तुम बैलेंस शीट बना के लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, वैसे एक स्टेटमेंट और बना देना। कौन सा? प्रमोटर्स होल्डिंग का, ताकि लोगों को पता चले कि कितने परसेंट की होल्डिंग किसके पास में है। बात समझ में आ गई? तो एक स्टेटमेंट और आगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नाम क्या है बेटे इसका? चेंजेस इन इक्विटी। यानी इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कब कब कहां कहां कैसा कैसा बदलाव आया, इसका एक स्टेटमेंट बनेगा। और आखिरी में बनता है बेटे यहां पर नोट्स टू अकाउंट। क्या बनता है यहां पर? नोट्स टू अकाउंट। ठीक, आखिरी स्टेटमेंट बनना है बेटे नोट्स टू अकाउंट। बाकी का डिस्कशन होगा हमारा कल। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट के ऊपर डिस्कशन हम कल करेंगे। ठीक है, चलो बेटे तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलेंगे।